द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक साल पहले जो घटनाक्रम उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, यानी शिवसेना के साथ हुआ था, वैसा ही घटनाक्रम अब एनसीपी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने पार्टी छोड़कर 9 लोग मंत्री बने, अजीत पवार को मिलाकर 8 मंत्री बनाए गए और 9वें अजीत पवार स्वयं जो डिप्टी सीएम भी बने, मंत्री के पद की शपथ भी ली उन्होंने। और उसके बाद अब वो जो दावा कर रहे हैं, ये कुछ लोग जो मेरी आलोचना कर रहे हैं वो आलोचना करेंगे, लेकिन ये फैसला मैंने विधायकों से पूछ कर लिया है और सभी विधायक जो नहीं भी पहुंच पाए हैं वो संतुष्ट हैं। करीब 40 विधायक संपर्क में बताए जा रहे हैं। जबकि 1/3 जो मसला होता है, जब से दल बदल कानून लागू हुआ है कि किसी पार्टी का कोई विधायक अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो वो इतने सारे विधायकों 1/3 से ज्यादा होने चाहिए, 1/3 या 1/3 से ज्यादा। इतने ज्यादा विधायक अगर किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो फिर उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। वो फिर ऐसा लगता है कोई पार्टी दूसरी जगह विलय करने गई, जिसमें से कुछ असंतुष्ट लोग बाहर चले गए हैं, वो नहीं जा रहे उनके साथ, बाकी कुछ जो पार्टी है वो पार्टी पूरी तरीके से विलय हो गई है या पार्टी इधर साइड में खिसकी है। तो क्योंकि अब दावा हो गया शरद पवार की एनसीपी है या अजीत पवार की एनसीपी है, सेम वही घटनाक्रम है जो शिवसेना के साथ घटा था। और अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी की यही रणनीति थी कि पहले शिवसेना को समाप्त किया जाए, फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा मराठा वोटरों पर अपना दावा करती है वो है एनसीपी, उसको खत्म किया जाए। ये दरअसल प्लानिंग के तहत सब हुआ है। संजय राउत पहले भी यही चिल्ला कर कह रहे थे कि देखिए ईडी और सीबीआई का डर हमारे नेताओं को इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये पार्टी से पाला बदल ले, हमारी तरफ आ जाए, हमारी सरकार बन जाए। और यही आखिरकार हुआ भी। डराया धमकाया गया और डराने धमकाने के बाद महाराष्ट्र में सब कुछ बदल गया। महाराष्ट्र में जहां महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, वहां से हट के सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गुट की बनकर रह गई। अब वही हाल एनसीपी के साथ हो रहा है। शरद पवार, जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, अभी इस्तीफे वाली पॉलिटिक्स उन्होंने की थी। उस इस्तीफे वाली पॉलिटिक्स से उन्हें ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अजीत पवार ने इस पार्टी को ही लेकर, अब पार्टी को ही कहेंगे, अगर वो दावा कर रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ हैं तो इसका मतलब है पार्टी भी अब जो है वो हाथ से गई। शरद पवार को बड़ा झटका ये लग गया है। अब इसके बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ी बैठक है। और फिर एक चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि जो नेता कल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं और मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो क्या विपक्ष की बैठक जो हुई थी उसमें से कुछ लोग वहां पर इसलिए पहुंचे थे कि वहां का भेद जानना है, वहां की चीजें जाननी है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं, वहां देखेंगे क्या कुछ मीटिंग में हुआ, क्या फैसला लिया गया, कैसे रणनीति बनाई जाएगी। तो क्या गुप्तचरों को भेजकर ऐसा कुछ किया जा रहा था, ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ हम बात करते हैं जो कहा गया है। देखिए एनआई ने बाकायदे वक्तव्य दिया है। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नए वाले उप मुख्यमंत्री बने, उनका लिखा है कि कई लोग हमारी आलोचना करेंगे परंतु हम उसे महत्व नहीं देते। ये अजीत पवार स्वयं कह रहे हैं कि कई लोग हमारे इस फैसले की आलोचना करेंगे, कहेंगे कि भैया फैसला जो है गलत है या गलत तरीके से फैसला लिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से बातें भी कही जाएंगी, आलोचना करेंगे, परंतु हम उसे महत्व नहीं देते। यानी उनकी बातों का फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है अजीत पवार पर। अजीत पवार को सिर्फ सत्ता से मतलब है, अजीत पवार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। और इसी पंचवर्षीय योजना में वो 2 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। पहली बार बैठे लेकिन फिर उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि चाचा जी नाराज हो गए, चाचा जी ने अपनी तिकड़ी चलाई और फिर अंत में अजीत पवार को इस्तीफा देकर वापस आना पड़ा। और दूसरी बार जब इस्तीफा दिया है, दूसरी बार जब मतलब शपथ ली है डिप्टी सीएम की, तब मजबूत हालत में अजीत पवार नजर आ रहे हैं। अजीत पवार कॉन्फिडेंट हैं, उनको लग रहा है कि अब तो सब कुछ अपने साथ है और वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं वो इसमें झलक रहा है। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, करने दो, आलोचना करने वाले करेंगे काम। आगे कहते हैं कि हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे, मतलब आगे ये लाइन भी जोड़ दिया कि हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करें। और यही सेम बातें जो है एकनाथ शिंदे ने भी कही थी कि हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, वहां पार्टी में थे तो काम नहीं हो पा रहा था हमारे लोगों का, ऐसा वैसा करके वहाँ हमें तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तो हमने तवज्जो पाने के लिए अलग हो गए हम शिवसेना से और नई शिवसेना गठन भी हो गया है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारे अधिकांश विधायक हमारे फैसले से संतुष्ट हैं। मतलब जो इन्होंने निर्णय लिया
कि देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर उनके साथ व्यवहार हो रहा था, तो उन्होंने निर्णय ले लिया। और इस निर्णय को जब विधायकों के समक्ष रखा गया कि हमने ये निर्णय लिया है, तो बता रहे हैं कि विधायक भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। विधायक भी कह रहे हैं ठीक है, अच्छा काम किया आपने, भले ही पार्टी छोड़ दी, एनसीपी में कुछ तरह नहीं था, एनसीपी को लेकर बीजेपी में आए, कम से कम सत्ता का स्वाद चखने को तो मिल जाएगा, क्योंकि अब वक्त भी ज़्यादा नहीं बचा है, साल 1.5 साल बचा हुआ है सरकार का, क्योंकि आधे ज़्यादा समय तो निकल चुका है सरकार का, और वो भी बीएमसी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव तब आना है, यानी इसी बीच दो चुनाव होने हैं, बीएमसी का चुनाव और लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव तो होना ही है, वो तो मतलब वो तो उस सरकार का ही चुनाव होगा, तो इसलिए 2 चुनाव भी और होने हैं। आगे भी लिखते हैं, हमने एनसीपी पार्टी के साथ इस सरकार का समर्थन किया है, कि एनसीपी पार्टी के साथ, मतलब इस बात को आप कोट करिए, एनसीपी पार्टी के साथ विधायकों को लेकर अजीत पवार नहीं गए हैं, अजीत पवार शरद पवार के हाथों से एनसीपी पार्टी को लेकर बगावत कर गए। तो अगर इस वे में आप देखें कि अजीत पवार सिर्फ विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो यह गलत होगा। दरअसल सही वाक्य यह होगा कि अजीत पवार पार्टी लेकर ही चले आए हैं, और उनके साथ पार्टी जाना, यानी जो हाल शिवसेना का हुआ था, 2 गुटों में शिवसेना बढ़ गई थी, वैसा ही हाल अब यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सत्ता का स्वाद और सत्ता का लालच, सत्ता का सुख क्या ना करवाए इंसान से, ये आप देख ही रहे हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से बगावत की थी, पहले गुजरात पहुंचे थे, गुजरात के बाद फिर असम शिफ्ट हो गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से इसे लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि भैया हमें तो पता ही नहीं है। असम और गुवाहाटी तो देखने लायक क्षेत्र हैं, यहाँ पर्यटन स्थल हैं, कोई आया होगा यहाँ घूमने टहलने, उनको पता ही नहीं था। तो वहाँ भी पूरी रणनीति और इसके पीछे जो एक शक्ति की बात एकनाथ शिंदे के द्वारा कही जा रही थी, वही शक्ति अब अजीत पवार के पीछे खड़ी, और उसी शक्ति के सहारे ये इतनी बड़ी बगावत हो गई। उसी शक्ति के बल पर अब डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली अजीत पवार ने। डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन आने वाली जो सामने चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी होने वाली है। हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर ही लड़ेंगे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। ये बात जो कही कि हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर, चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, तो मतलब जो हाल शिवसेना का हुआ था वही हाल अब एनसीपी का होने वाला, यानी एनसीपी अब शरद पवार की नहीं, अजीत पवार की हो गई है। देखिए, सुकेश रंजन लिखते हैं, न्यूज़ 24 में काम करते, लिखते हैं, विपक्ष के एक बड़े नेता कुछ समय पहले मुझसे कह रहे थे कि जीतन राम मांझी को 23 की बैठक में बुला लिया गया तो सारी बात बीजेपी की लीक हो जाएगी। मांझी तो बैठक में नहीं थे, प्रफुल्ल पटेल थे, बेंगलोर वाले में सावधान रहिएगा। यानी ये भी कहा कि एक विपक्ष के नेता का फ़ोन आया था, बात कर रहे थे कि मांझी 23 को बैठक बुला लिया तो सारी बात बीजेपी में लीक हो जाएगी। यानी जीतन राम मांझी को अगर बैठक के लिए आमंत्रित किया गया तो सारी बातें बीजेपी के पास पहुंच जाएंगी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल तो उस बैठक में मौजूद थे, तो क्या प्रफुल्ल पटेल सारी बातें प्रफुल्ल पटेल ने लीक की हैं, लीक करके इधर सुधर पहुंचाई, इसीलिए बेंगलोर के लिए सावधान रहे। तो पत्रकार ने जो इशारों में चीज़ें कही हैं वो दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गेम को बहुत बखूबी चलती है। प्रफुल्ल पटेल जो उस विपक्ष की बैठक में शामिल थे, विपक्ष की बैठक में सारी चीज़ों का हाव भाव ले रहे थे, और वो सारी मतगणना, सारी गणना, सारी मीटिंग का जो खुलासा है वो बीजेपी के सामने कर रहे थे, क्योंकि आज बीजेपी में है। तो ये आप समझिए गुड़ा गणित जो बिठाया जा रहा है, दरअसल ये विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश भी है। वैसे एमवीए महाविकास अघाड़ी को तो कमज़ोर कर ही दिया गया है महाराष्ट्र में। अब महाविकास अघाड़ी उठ पाएगी नहीं उठ पाएगी जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल जो तिकड़म भिड़ाना था भारतीय जनता पार्टी को भिड़ा लिया। पहले शिवसेना फिर एनसीपी, दोनों में फाड़ डालकर, दोनों में फूट डालकर किस तरीके से महाविकास अघाड़ी कमज़ोर हो गया है, देखने वाली बात है। अब जनता तय करेगी, जनता फैसला करेगी, उसके बाद चेंज सामने। लेकिन बीजेपी ने अपना गेम ज़रूर चल दिया है, और आने वाले समय में इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ सकता है विपक्षी नेताओं को। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।